देखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। देखिए, आज है 14 नवंबर का दिन और देखिए आज की वीडियो में जो करंट अफेयर का कलेक्शन है बहुत ही यूनिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। देखिए आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। तो देखिए आधार कार्ड को अब जो है आपको 10 साल में कम से कम एक बार अपडेट करना पड़ेगा। देखिए भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है इसकी हालिया अधिसूचना के अनुसार आधार धारकों को नामांकन तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर सहायक दस्तावेजों यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को कम से कम एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। और देखिए एक संस्था जो आधार कार्ड जारी करती है इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी 28 जनवरी 2009 को। देखिए मैंने अपना आधार कार्ड बनवाया था 2011 में, ठीक है। कानपुर में जब मैं एमएससी कर रहा था तो उसी समय मैंने आधार कार्ड बनवाया। तब मुझे आधार कार्ड का वैल्यू नहीं पता था कि आधार कार्ड आगे जाकर इतना यूज़फुल हो जाएगा। तो आपने अपना आधार कार्ड कब बनवाया था ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा देखते हैं कि किसने किस वर्ष आधार कार्ड बनवाया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया। देखिए जो 31वां बिहारी पुरस्कार है ये मधु कांकरिया को दिया गया है। और जो मधु कांकरिया हैं इनको इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए ये 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया या फिर अन्य एसएससी बैंक रेलवे का एग्ज़ाम हो गए, सभी परीक्षाओं में आप प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर देंगे उठा के तो आपको उसमें बिहारी पुरस्कार का प्रश्न जरूर मिलेगा। तो हर साल जब भी ये वितरित होता है तो उसके बाद जो है एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न पूछे जाने लगते हैं कि फला बिहारी पुरस्कार किसको मिला। तो क्रम से जो 31वां बिहारी पुरस्कार है याद रखिएगा मधु कांकरिया को मिला है इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। और इसके साथ ही 32वें बिहारी पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है। और जो 32वां बिहारी पुरस्कार है ये डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पंचरंग चोला पहर सखी री के लिए दिया गया है। याद रखेगा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पंचरंग चोला पहर सखी री के लिए जो है दिया गया है। और देखिए ये जो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार ये पुरस्कार वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका नाम जो है प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। देखिए परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है कि बिहारी पुरस्कार जो है ये किसके नाम पर और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार ये एक प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है और इसको 1991 में शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और अगला कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बांग्लादेश को कितने अरब डॉलर का लोन देने की घोषणा की है। तो देखिए जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इसने कहा कि हम बांग्लादेश को कुल 4.5 अरब डॉलर का ऋण देंगे। देखिए अभी हाल ही में जो प्रारंभिक सौदा हुआ है बांग्लादेश और आईएमएफ के बीच में, इस सौदे के तहत इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये अस्थायी रूप से बांग्लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। और इसके साथ बांग्लादेश जो है 2022 में ऋण के लिए आईएमएफ के साथ स्टाफ स्तरीय समझौते पर पहुंचने वाला तीसरा दक्षिण एशियाई देश बन चुका है। इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका दो ऐसे देश थे जो है स्टाफ स्तरीय समझौते तक पहुंचे थे। और देखिए जो टोटल अमाउंट है 4.5 अरब डॉलर का, ये राशि दिसंबर 2026 तक 7 किस्तों में जो है वितरित की जाएगी बांग्लादेश को। और 447.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो पहली किस्त है ये फरवरी 2023 में रिलीज होगी। और देखिए बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। करेंसी है बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश की जनसंख्या है 16.63 करोड़। और देखिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। ये 6 पॉइंट याद रखिएगा, ये 6 एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। अगला कि हाल ही में कब से कब तक सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 आयोजित किया गया। देखिए जो आपका सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 होगा ये 9 नवंबर को शुरू हुआ है, 23 दिसंबर
22 तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और सिटीजन परसेप्शन सर्वे क्या है, इसको हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे आज, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। देखिए, जो आपका सिटीजन परसेप्शन सर्वे है, इसको हिंदी में नागरिक धारणा सर्वेक्षण कह सकते हैं आप। और सिटीजन परसेप्शन सर्वे जो है ये आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है हर साल। और देखिए, इस सर्वेक्षण में प्राप्त डेटा का उपयोग सरकारी प्रशासन के द्वारा नागरिकों की राय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और शहरों में सेवा वितरण और शासन में सुधार के लिए किया जाएगा। और ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत कुल अंक का 30% होगा। तो याद रखिएगा, सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 का जो आयोजन है ये 9 नवंबर को शुरू हो गया है और 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। और इसको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के एक हिस्से के रूप में हर साल आयोजित किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025-26 तक जो है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम होगा ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। और देखिए, जो आपका नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है, यानी कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित एक निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम यानी कि नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को जो है किसने लॉन्च किया है, किसने लागू किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और देखिए, जो आपका राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है इसको 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण को भारत सरकार के द्वारा 858 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ अनुमोदित किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम होगा इसको 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण जो होगा इसको भारत सरकार के द्वारा 858 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ अनुमोदित किया गया था। और देखिए, ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम की 3 उप योजनाएं होंगी। इसमें जो पहला उप योजना होगा ये होगा अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा कैसे बनाई जाए। देखिए, जो अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम है ये शहरी, औद्योगिक और कृषि अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक, घरेलू और कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित कचरे का उपयोग करेगा। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपयोजना बड़े बायोगैस, बायो सीएनजी और बिजली संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगी। और जो आपका दूसरा उप कार्यक्रम होगा ये होगा बायोमास कार्यक्रम। और बायोमास कार्यक्रम जो है ये उद्योगों में ब्रिकेट्स और छर्रों के निर्माण और बायोमास आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया जाएगा। और बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैलेट और ब्रिकेट स्थापित करने में ये मदद करेगी। और जो तीसरी उपयोजना है ये होगी बायोगैस कार्यक्रम। देखिए, बायोगैस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए परिवार के सदस्यों का समर्थन करेगा। देखिए, पहले ज़माने में गोबर गैस वगैरह बनाए थे, गोबर गैस प्लांट वगैरह, तो गोबर गैस पे क्या होता था, खाना भी बनता था, उससे बिजली भी बनती थी, लेकिन अभी इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन एक बार फिर से जो है गोबर गैस के प्रचलन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो गोबर है उसका उपयोग जो है गोबर गैस में बहुत एक तरीके से कहा जाए अच्छी तरीके से होता है। गोबर को जो है हम गोबर के टंकी में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गोबर सड़ता है, उससे जो है गैस निकलती है, उससे जो है बिजली और उससे जो गैस निकलता है उस पर खाना बन जाता है, और जो बाद में अपशिष्ट गोबर निकलता है उसका खाद बन जाता है। तो गोबर पूरी तरीके से यूटिलाइज होता है गोबर गैस प्लांट में। तो कुछ इसी प्रकार से जो है सरकार इसको आगे बढ़ाना चाहती है फिर से। और देखिए, भारत में बायो एनर्जी की बात करें तो देखिए भारत में हर साल 750 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास पैदा करने में जो है भारत सक्षम है, और जिसमें बायो एनर्जी के उत्पादन की एक बड़ी संभावना पैदा हो रही है। और देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश के भीतर उत्पन्न होने वाले अधिशेष बायोमास, मवेशियों के गोबर, औद्योगिक और शहरी जैव अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए 1980 के दशक से भारत में जैव ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। तो ये है भारत में बायो एनर्जी का स्कोप। अगला कि हाल ही में 7 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP27 के दौरान किस पहल को लॉन्च किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो COP27 आयोजित किया गया था तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन को लॉन्च किया गया।
देखिए, भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में स्पेन और सेनेगल ने मिलकर संयुक्त रूप से जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन को लॉन्च किया है और इस गठबंधन में 30 देश और 20 संगठन शामिल हो चुके हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि स्पेन और सेनेगल की पहल है अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीला गठबंधन, और इसमें जो है अब इस गठबंधन मतलब अब तक इस गठबंधन में 30 देश और 20 संगठन शामिल हो चुके हैं। और देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल ड्राफ्ट रेजिलेंस अलायंस है, ये एक बड़े बदलाव लाने का प्रयास करता है कि दुनिया कैसे बढ़ते सूखे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करती है, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से दूर जाकर दीर्घकालिक लचीलापन पैदा करती है। देखिए, जो आपका IDRA यानी कि इंटरनेशनल ड्राफ्ट रेजिलेंस अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन है, इसकी घोषणा सबसे पहले स्पेन ने जो है इस साल सितंबर महीने में UNGA के 77वें सत्र में की थी। और ये समूह सूखे से निपटने को राष्ट्रीय विकास में प्राथमिकता देगा, और ये सूखे से संबंधित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करेगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन है, ये अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और क्षेत्रीय पहलों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग भी करेगा। और देखिए, स्पेन के द्वारा घोषित 5 मिलियन यूरो यानी कि 40.76 करोड़ रुपए के बीच कोष सहित जो है राजनीतिक प्रतिबद्धताएं IRDA यानी कि इंटरनेशनल ड्रॉप रेजिलेंस अलायंस के कार्यों को फंड देगी। 7वां प्रश्न की अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है ये किस संस्थान की पहल है? तो देखिए, अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है ये नीति आयोग की पहल है, और नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के दूसरे चरण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का प्रारंभ किया है। और देखिए, जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये महिला केंद्रित चुनौतियों, जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के समक्ष प्रमुख मुद्दों से संबंधित है, और इनमें नवाचार के जरिए महिला स्वच्छता, महिला सुरक्षा सुधार के लिए नवाचार, और महिलाओं के लिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग अवसर, माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार, और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना शामिल है। 8वां प्रश्न की COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के दौरान किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल लॉन्च किया? तो देखिए, COP27 के दौरान जो आपका विश्व मौसम विज्ञान संस्थान है यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल लॉन्च किया है, और WMO के अनुसार 2027 तक सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली देने के लिए प्रारंभिक निवेश लगभग 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। और देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और परीक्षा में बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गेहार्ड एड्रियन, और सेक्रेटरी जनरल इसके हैं पेट्री टालस। अगला कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक है? देखिए, सबसे अधिक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं महाराष्ट्र वाले। नवंबर 2022 तक भारत में महाराष्ट्र, नई दिल्ली और गोवा में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक है, क्योंकि आपको पता होगा महाराष्ट्र, नई दिल्ली और गोवा यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो है उच्च आय स्तर, बेहतर साक्षरता दर और कॉर्पोरेट और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों से मजबूत आमद के कारण है कि इन तीनों राज्यों महाराष्ट्र, नई दिल्ली और गोवा में म्यूचुअल फंड के निवेशक सबसे अधिक हैं। और केरल, तेलंगाना राज्यों जैसे राज्यों की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पैठ केवल 5 से 6% है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम शुरू की है? तो देखिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम को केरल राज्य ने शुरू किया है। देखिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना जो है ये केरल में केरल स्टार्टअप मिशन के माध्यम से लागू की जाएगी, और ये भारत में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से अपने उत्पादों के व्यावसायीकरण और पैमाने के लिए प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करते समय नए स्टार्टअप उद्यमों के द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा। तो ये थे आपके आज के सभी धाकड़ और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न।
और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस वर्ष के अंत तक उड़ीसा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज करा लिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में बीएसएनएल ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए किस कंपनी को कुल 26,821 करोड़ रुपए की डील दी है, बताइए। और अगला कि भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर तक कितने किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है, बताइए। चौथा है कि मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है, बताइए। और पांचवा है कि विश्व निमोनिया दिवस की तिथि को मनाता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और देखिए विश्व उपयोगिता दिवस जो है ये नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में देखिए तमिलनाडु राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया। और देखिए अभी हाल ही में झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। और अभी हाल ही में वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कम से कम 2 लोगों को जो है जरूर शेयर कीजिएगा। मेहनत करते रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप जल्द ही सफल होंगे। धन्यवाद।